सुनिए जी, नैना और सुनैना बहुत ज्यादा जिद कर रही हैं। ना जाने किस बच्चे ने उन्हें गांव में लगने वाले मेले के बारे में बता दिया है। कुछ और ना सही तो आज हम अपने बच्चों को सिर्फ मेले में ही घूमने ले चलेंगे। हे ऊपर वाले, ये मेले वेले जैसी चीज आखिर लगती ही क्यों है। अच्छा ठीक है, अगर वो दोनों ज्यादा जिद कर रही हैं तो ले चलना, लेकिन हाँ मालती, मेरे पास उन्हें मेले में कुछ भी दिलवाने के पैसे नहीं है। मैं जानती हूँ, आप कुछ भी मत दिलवाना, बस मेला देखकर हम आ जाएंगे। इस तरह बच्चों का भी मन बहल जाएगा। मालती और विक्रम शाम के समय अपनी दोनों बेटियों को मेले में लेकर चले गए। वो गांव का सबसे बड़ा मेला था। कहीं पर कुछ खाने को मिल रहा था तो कहीं पर खेलने का। दोनों बहनें भी मेले में आकर बहुत ज्यादा खुश थीं। अले वाह माँ बापू, देखो वहाँ पर बुलबुली बन रही है। और देखो इतना बड़ा झूला है। हाँ, तुम दोनों के लिए तो ये एकदम नई चीजें हैं। पूरा गरीब परिवार मेला देख रहा था। बच्चियाँ भी नई चीज देखकर ही खुश थीं कि तभी एक अनहोनी हुई। मेले में अचानक से ही भगदड़ मच गई, जिसमें नैना अपने परिवार से अलग हो गई। नैना मेरी बच्ची कहाँ गई? नैना माँ माँ मेरी बच्ची। मालती और विक्रम का रो कर बुरा हाल हो गया। वही बेचारी छोटी सी नैना भी मेले में लोगों की लातें वगैरह खाते हुए अपने माँ बाप को ढूंढने लगी। छोटी सी बच्ची को ऐसे भटकता हुआ एक भले इंसान विकास ने देख लिया, जो कि अपनी पत्नी के साथ मेले में आया हुआ था, और उसने उसे गोद में उठा लिया। बस छोटी बच्ची, शांत हो जाओ। माँ। सुनो जी, इसे मुझे दे दीजिए। चुप हो जाओ प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढूंगी। माया और विकास दोनों नैना के माँ बाप को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिल पाया। मेले में भगदड़ अचानक से वहाँ लुटेरों के आ जाने से मची थी। सभी को अपनी परवाह थी, इसलिए लोग वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुके और अपने घर को वापस आ गए। विकास और विक्रम का परिवार भी अपने घर आ चुका था। नैना, मुझे मेरी नैना चाहिए। खुद को संभालो मालती, मैं वादा करता हूँ कि मैं नैना को जरूर ढूंढ लूंगा। देखो जरा, सुनैना की तरफ देखो, ये कितनी डरी हुई है। मालती ने अपनी दूसरी बेटी की तरफ देखा और सब्र कर लिया। दोनों पति पत्नी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस को भी खबर की, और वहीं दूसरी तरफ नैना को विकास और माया अपने घर ले आए थे। मुझे माँ के पास जाना है। हाँ बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप का पता निकाल रहे हैं। अच्छा, अब तुम ये सब छोड़ो और बताओ तुम क्या खाओगी? मुझे भूख लगी है, रोटी दो। सिर्फ रोटी क्यों? आओ, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाती हूँ। माया अमीर थी, उसने नैना को एकदम रानियों जैसा ही खाना खिलाया, जिसको खाकर नैना बहुत खुश थी। विकास और माया की कोई संतान नहीं थी और उन्हें नैना काफी अच्छी भी लग रही थी, तो उन्होंने मन ही मन नैना को अपनी बेटी मान लिया। यहाँ तक कि उन्होंने उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए कोई पुलिस वगैरह में खबर भी नहीं की और नैना को अपनी बेटी की तरह ही पालने लगे। ऐसे ही देखते समय गुजर गया और दोनों बहनें अलग अलग घरों में बड़ी हुई। दोनों ही काफी सुंदर हो चुकी थी। एक तरफ जहाँ एक बहन को रानियों वाली जिंदगी मिली थी, वहीं दूसरी बहन गरीबी में ही बड़ी हुई और आज नैना का जन्मदिन था। सुनिए जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो आज मैं पूरे गांव को बुलाने वाली हूँ। अच्छा ठीक है। अरे, इतनी जल्दी मान गए? इस बार अपनी नैना का जन्मदिन मैं भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाना चाहता हूँ, और देखो, उसके जन्मदिन के लिए मैं ये चांदी का सूट भी लाया हूँ। विकास ने माया को चांदी से बना एक सुंदर सा सूट दिखाया। उस सूट पर चांदी के तार और मोतियों से बड़ी ही सुंदर कढ़ाई हो रखी थी और वो दिन के समय में भी चमक रहा था। अरे वाह, इसको पहनकर तो मेरी नैना एकदम शहजादी लगेगी। ठीक है, तो अब मैं गांव के सभी लोगों को खबर करवाती हूँ। माया ने आसपास के सभी गांव में खबर करवा दी। सभी तरफ नैना के जन्मदिन के चर्चे होने लगे। गांव की हर लड़की, हर औरत और हर एक आदमी उस दावत में बुलाया गया था, और सिर्फ एक नहीं, कई गांव के लोग वहां आने वाले थे। अजी, किसकी यहाँ दावत हो रही है?
अरे वो गांव के बाहर बहुत अमीर साहूकार जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है। सुना है वो अपनी बेटी को रानी बनाकर रखते हैं। आज तक उनकी बेटी को किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन आज वो सभी के सामने आएगी। अच्छा, तब तो हमारी भी दावत होगी ना? हमारी बेटी वहाँ क्या पहन कर जाएगी? पता नहीं। मालती और विक्रम दोनों ही परेशान होने लगे। उनका भी मन था कि उनकी बेटी सुनैना भी किसी बड़ी दावत में जाए, लेकिन उनके पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ और। सुनैना इस वक्त घर में नहीं थी। उसे बाहर अपने गांव की लड़कियों से इस दावत के बारे में पता चला। सुनैना तो साहूकार जी की बेटी के जन्मदिन पर नहीं जाएगी? कहाँ? लो कर लो बात, इतनी बड़ी दावत है और इसको ये पता भी नहीं है। खैर अच्छा ही है, तो जैसे भिखारन को पता भी हो तब भी कोई फायदा नहीं है। लड़कियां बात को घुमाने लगी, लेकिन सुनैना को सारी बात का पता चल ही गया। उसका भी सब कुछ जानने का मन हुआ कि वो भी उस फंक्शन को अटेंड कर सके, लेकिन उसके पास पहनने को कुछ भी नहीं था। माँ, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्या? बेटा वो मैं जानती हूँ कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। वो बात नहीं है, बस हाँ मेरी बच्ची, शायद यही बात है। सुनैना बहुत उदास हुई। शाम होते ही गांव के सभी परिवार सज धज कर फंक्शन में जाने लगे। सुनैना भी उन्हें देखते हुए वहां जाने को तरसने लगी। दोनों माँ बाप को अपनी बेटी की आंखों में तरस दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भी मजबूर थे। सुनैना बेटा, कोई बात नहीं, अगर इस बार हम नहीं जा पाए तो हम अगली बार चलेंगे। जी माँ, क्या मैं कुछ देर बाहर टहल सकती हूँ? तेरा मन कर रहा है? ठीक है, टहल ले, लेकिन जल्दी आ जाना। मालती ने सुनैना को इजाजत दे दी और सुनैना अपना गम छुपाने की खातिर कुछ देर नदी के किनारे आकर बैठ गई। नदी किनारे से नैना का घर नजर आता था। सुनैना को वहाँ हलचल दिखने लगी। मुझे भी वहाँ जाना था। सुनैना ने अभी दुखी होकर ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। आप कौन हैं? मैं सिंड्रेला परी हूँ। सुनैना, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो। मैंने देखा है लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन तुम कभी भी उन्हें बुरा नहीं कहती। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो। सिंड्रेला परी ने सुनैना के सामने सोने से बना एक सुंदर सा सूट आगे किया। ये सोने का सूट पूरा सोने से बना हुआ है, तुम इसे पहनो और दावत में जाओ। ये सूट मेरी तरफ से तुम्हारी अच्छाई का तोहफा है। और हाँ, इतना ही नहीं, ये सूट जादुई है। इसकी मदद से तुम अपनी आर्थिक स्थिति को भी बिल्कुल ठीक कर सकती हो। सुनैना ने सिंड्रेला परी से वो सोने का सूट ले लिया और उसके जादू से उसने अपने माँ बाप को भी नए कपड़े दिए और पूरा परिवार बन ठन कर दावत में गया। नैना भी पूरी चांदी के सूट में तैयार हुई थी। पूरी दावत में बस वो दोनों बहनें ही नजर आ रही थी। लोग सुनैना के परिवार को देखकर हैरान थे। अभी सुनैना बस अपने माँ बाप के लिए खाना ही लेने जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर नैना से हो गई। अब माफ करना। कोई बात नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे के आमने सामने थी। दोनों ने ही सोने चांदी के सूट पहने हुए थे और वो दोनों दिखने में भी हूबहू एक जैसी ही थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो, लेकिन कैसे? पता नहीं। अरे सुनैना बेटा, कहाँ रह गई? मालती पीछे से आई और नैना को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जहाँ दोनों बहनें सब कुछ भूल चुकी थी, वहीं मालती को सब कुछ याद आ गया और वो नैना को छूकर बोली, नैना बेटा, ये तू ही है ना? जी हाँ, वो। नैना बेटा, आप कौन है और मेरी नैना के इतना पास क्यों खड़ी है? तुम्हारी नैना, लेकिन ये तो मेरी बच्ची नैना है, जो सालों पहले मेले में हमसे अलग हो गई थी। मालती की बात सुनकर नैना को धुंधला सा मंजर याद आया और फिर उसकी आंखों के सामने सारा मंजर झलक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, ये आप हो ना? माँ, आप जानती है मैंने आपको उस दिन कितना ढूंढा था। फिर दोनों परिवार ने आपस में बातें की। नैना और सुनैना फिर से एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। मालती ने अपनी बेटी नैना को माया के ही घर में छोड़ दिया
और वो सुनैना के साथ घर लौट आई। जादुई सोने के सूट की वजह से अब उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी और दोनों बहनें अब हंसी खुशी से रहने लगानी। कुंती नगर नाम के एक गाँव में रेवती अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों काफी ज्यादा गरीब थी। कुछ दिनों पहले उसके पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रेवती काफी ज्यादा उदास रहा करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसकी मम्मी उससे कुछ कहती है। बेटी रेवती, तुम अब काम करना बंद ही कर दो। तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो जाओ तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें एक डॉक्टर बनना है ना? अगर तुम ऐसे घर के काम करती रहोगी तो पढ़ोगी कब बेटा? हाँ माँ, पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? मैं कुछ देर बाद पढ़ाई कर लूँगी। ठीक है मम्मी। नहीं बेटा, तुम अगर ऐसे ही अपना समय बर्बाद करोगी तो कल एग्जाम में फेल भी हो सकती हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एग्जाम में फेल हो। तो जाओ और जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी, मैं जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। आप ये खाना खा लीजिएगा, ठीक है ना? फिर रेवती अपनी मम्मी की बातों को मानकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी एक सहेली काव्या आ जाती है और वो रेवती से कहती है, रेवती, क्या तुम दिन रात भर बस पढ़ाई ही करती रहती हो? थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पर भी ध्यान दिया करो। देखो, आज ये ड्रेस जो मैंने पहना है ना, मैंने आज ही लिया है। पता है ये कितने का है? हाँ, पर तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं, जो हर बार कोई ना कोई नया सामान ले सके। मुझे शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। जिसके पास खाने का ना हो वो शॉपिंग क्या खाक करेंगे? वैसे भी रेवती, मुझे लगता है तुम्हारे नसीब में शॉपिंग करना तो लिखा ही नहीं है। काव्या, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम आज भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो ना? क्या मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ? एक तो मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने आई हूँ और अपनी ये ड्रेस दिखाने आई हूँ और तू मुझसे ऐसा बोल रही है? ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ। फिर रेवती की सहेली काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन रेवती का बर्थडे आता है और वो अपनी सहेलियों के पास जाकर उनसे कहती है, दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है तो तुम सभी को मेरे बर्थडे पर जरूर आना होगा। अच्छा मजाक कर लेती हो रेवती तुम। खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम हमें अपने घर पर बर्थडे मनाने के लिए बुला रही हो। क्या खिलाओगी? कहीं घर के खाने के लिए बुला रही हो क्या? अब क्या हुआ? अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर रेवती को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहाँ से घर की तरफ वापस आ जाती है और घर आकर वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगी? और आज आप मेरे लिए कोई ड्रेस भी नहीं लेकर आओगी क्या? बेटी रेवती, तुम्हें तो घर की हालत के बारे में पता है ना? बताओ, मैं तुम्हारे लिए केक और कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ? कुछ भी काम ना चलने की वजह से मेरे पास आजकल बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं। पर तुम चिंता मत करो बेटी, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे लिए एक केक और नए कपड़े जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं जंगल से थोड़ा घूम कर आती हूँ। इतना कहकर रेवती उदास होकर जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में वो जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो बहुत रोने लग जाती है। हे भगवान, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? इसीलिए ना, क्योंकि हम हमेशा बस दुखी रहे। ऐसा क्यों भगवान, बताइए। आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं केक ले पाऊँ और अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए। रेवती बहुत रो रही थी कि तभी वहाँ पर परीलोक की रानी जैस्मीन नाम की एक परी वहाँ पर प्रकट होती है और वो रेवती से कहती है, बेटी रेवती, शांत हो जाओ, इतना मत रो। क्या हुआ है, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। परी जी, मेरा नाम रेवती है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे कि मैं अपने जन्मदिन पर एक अच्छी सी ड्रेस ले पाऊँ और एक केक लेकर अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए परी जी। ओह, ऐसा है क्या? तो तुम्हें अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक। ये कोई आम केक नहीं है, बल्कि ये जादुई केक है।
क्या सच में ये जादुई केक है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा परी जी? तो सुनो, ये जो सोने का केक है, इससे तुम अपना जन्मदिन मनाना, और ये जो चांदी का केक है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी, चाहे जो भी मांगो। ये जादुई केक तुम्हें वो सब कुछ देगा। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर रेवती रानी परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है और जादुई केक से एक केक मांगती है। उसके बाद वो अपना जन्मदिन मनाती है और उसे जो भी चाहिए होता है वो उस जादुई चांदी के केक से मांग लिया करती थी। फिर वो अपनी मम्मी के साथ अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी से रहा करता था। परिवार में अनीता, जो कि पेशे से एक किसान थी, अपनी 2 बच्चियों श्रुति और प्रीति के साथ रहती थी। अनीता के पति श्रुति और प्रीति के जन्म के कुछ दिन बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। और तो और श्रुति और प्रीति दोनों जुड़वा बहनें थी, इसीलिए दोनों एक ही जैसी दिखती थी। अनीता के पास उसके पति के पुरखों के कुछ खेत थे। उन पर खेती बाड़ी करके वो अच्छी खासी कमाई कर लिया करती थी। अनीता अपने खेत में ताजी हरी सब्जियां लगाया करती थी। इसके साथ साथ उसके खेत में कुछ केले के पेड़ भी थे। श्रुति और प्रीति अक्सर खेत में आकर उस पेड़ से केले तोड़कर खाया करती थी। इसी तरह से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। श्रुति और प्रीति भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी। पर एक दिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है, जब उन्हें पता लगता है कि उनकी माँ को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर दोनों बहनें जल्दी से स्कूल से अपने घर वापस पहुँच जाती हैं और घर पहुंचकर दोनों देखती हैं कि घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। उस दिन वो दोनों बहनें अपनी माँ की मौत पर बहुत रोती हैं, परंतु गांव वाले उन दोनों को जैसे तैसे चुप कराकर उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद से दोनों बहनें अनाथ हो चुकी थीं। वो दोनों इसी सोच में परेशान थी कि अब उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी श्रुति अपनी बहन से कहती है, सुनो प्रीति, मैंने फैसला किया है कि मैं गांव में कहीं पर काम करके घर का खर्चा चलाऊंगी और तुम स्कूल में पढ़ने जाया करना। नहीं श्रुति, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी माँ की मृत्यु के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर कमाना बहुत जरूरी है, परंतु मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकती। हम दोनों ही आज से अपने माता पिता की सब्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और दिन रात खेती बाड़ी करके अच्छे से पैसे कमाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही आइडिया है। अब से हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। इतना कहकर श्रुति और प्रीति दोनों खेती करने के लिए खेतों की ओर चली जाती हैं। दोनों बहनें सुबह से शाम तक खेतों में हल चलाती और उस जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। अगले दिन दोनों बहनें अपनी माँ के बचाए हुए कुछ पैसों से बीज लेकर आ जाती हैं और खेतों में बीज डालने के बाद वो दोनों बहनें बारी बारी से नदी से पानी लाकर खेतों में छिड़काव करती हैं। इस तरह वो दोनों बहनें कई दिनों तक लगातार मेहनत करती रहती हैं और पूरे 2 महीने के बाद दोनों की मेहनत रंग लाती है और वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि उनके खेतों में फसल लहराने लगी है। देखो प्रीति, हमने कितनी अच्छी फसल उगाई है। इस बार तो पहले से भी बहुत ज्यादा फसल हो गई है। मुझे यकीन है हमें इस बार अधिक मुनाफा होगा। हाँ श्रुति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस फसल से हमारे आगे के कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। इस तरह वो दोनों बहनें बातें करते करते अपने घर पहुंच जाती हैं। यहाँ खेतों पर लहराती हुई फसल को देखकर अनीता की पड़ोसन, जो उससे बहुत जलती थी, श्रुति और प्रीति की फसल को नष्ट करने की सोचती है। इसके बाद वो रात के समय में आकर श्रुति और प्रीति के खेतों में जहरीला धुआं फैला देती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जब दोनों बहनें हंसी खुशी से खेतों की तरफ आ रही थी, तो उनका हंसता हुआ चेहरा अचानक से उदासी में बदल जाता है। दोनों देखती हैं कि उनकी लहराती हुई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ।
अरे श्रुति, ऐसा क्या हो गया? हमारी तो पूरी फसल नष्ट हो गई। हमारे गांव में तो कोई आंधी तूफान भी नहीं आया, फिर यहाँ फसल कैसे खराब हो गई? पता नहीं प्रीति, ये सब कैसे हो गया? हमने इतनी मेहनत से दिन रात करके ये फसल बोई थी, अब हमारा क्या होगा? इस तरह श्रुति और प्रीति दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन जमुना आ जाती है। अरे तुम दोनों की फसल को ये क्या हो गया? ये तो पूरी फसल ही नष्ट हो गई है। पता नहीं चाची जी, कल तक तो हमारी फसल बहुत अच्छी थी, परंतु आज अचानक से ये सब कुछ नष्ट हो गया है। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ तुम्हारी पूरी फसल तो खराब हो गई है। मुझे तो लगता है ये खेत अब बंजर हो गया है और इसकी मिट्टी में कीड़े लग गए हैं। तुम्हें इस खेत को जल्दी से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सारी जमा पूंजी भी इसी में लग जाएगी। इतना कहकर जमुना वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। यहाँ श्रुति और प्रीति भी उदास होकर अपने घर पर आ जाती हैं। दोनों बहनें उदास होकर बैठी होती हैं कि तभी उनके घर में उनकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। सुनो श्रुति और प्रीति, मैं तुम्हारी स्वर्गवासी माँ हूँ और मैं आज तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ मेरे गुजर जाने के बाद तुमने बहुत कड़ी मेहनत से खेतों में सब्जियाँ उगाई, परंतु उस बेईमान जमुना की वजह से तुम्हारी वो फसल नष्ट हो गई। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस दिन तुम्हारे खेत से जाने के बाद रात को जमुना ने खेत में जहरीला धुआं फैला दिया था, जिस कारण तुम्हारी पूरी फसल नष्ट हो गई और अब तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये लो जादुई सोने की फ्रॉक मेरी बेटी श्रुति के लिए और ये जादुई चांदी की सैंडल मेरी बेटी प्रीति के लिए। तुम दोनों इन जादुई फ्रॉक और सैंडल की वजह से अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिता सकती हो। ये जादुई चांदी की सैंडल तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें देगी और तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों को भी पूरा करेगी, जबकि ये जादुई सोने की फ्रॉक तुम्हारी बुरे लोगों से रक्षा करेगी। इस फ्रॉक को पहनने के बाद तुम दोनों को कोई भी तंग नहीं कर पाएगा। थैंक यू माँ, परंतु क्या आप हमारे साथ हमारे घर में ही नहीं रह सकती? हमें आपकी बहुत याद आती है। प्लीज हमारे साथ इसी घर में रहिए ना। नहीं बेटी श्रुति, ये मुमकिन नहीं है। मरने के बाद सभी को स्वर्ग जाना होता है, परंतु तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गई। अब मुझे जाना होगा बेटा। इतना कहकर श्रुति और प्रीति की माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से दोनों बहनों को कभी कुछ खाने पीने की कमी नहीं होती और वो अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती हैं। एक दिन दोनों के सुखी जीवन में टांग अड़ाने के लिए जमुना उनके घर पर आ जाती है और एक चाकू दिखाकर उन्हें डराने लगती है। सुनो दोनों बहनों, जल्दी से तुम अपने घर के कागज मुझे दे दो। मैं तुम्हारे घर पर कब्जा करने आई हूँ और अगर तुम दोनों ने जरा सी भी होशियारी की तो मैं तुम दोनों का काम यही तमाम कर दूंगी। हमें सब कुछ पता चल चुका है कि किस तरह तुमने हमारे खेतों में जहरीला धुआं फैलाकर हमारे खेतों को नष्ट कर दिया और अब तुम हमें मारकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहती हो, परंतु तुम्हारा ये प्लान कभी भी कामयाब नहीं होगा। रुको, अभी हम तुम्हें मजा चखाते हैं। इसके बाद श्रुति अपनी जादुई सोने की फ्रॉक से कहकर उसको सबक सिखाती है। जमुना जादुई सोने की फ्रॉक के बिजली के झटके सहन नहीं कर पाती और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। इस तरह उस दिन के बाद से उन दोनों के जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती और वो दोनों बहनें हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। रतनपुर नाम के गांव में सिमरन नाम की एक लड़की अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। सिमरन के पिता दिलजीत शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। उनका छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और शहर में काम करते करते सिमरन के पिता दिलजीत रुक्मणी नाम की एक महिला की ओर आकर्षित हो गए। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और साथ ही चालाक भी। फिर अचानक एक दिन दिलजीत रुक्मणी के संग दूसरी शादी कर उसे अपने साथ घर ले आया। रुक्मणी के पहले पति से उसकी एक संतान थी जिसका नाम था कंचन। रुक्मणी ने दिलजीत को इस तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा था कि वो सारी तनख्वाह उसी के हाथ में दिया करता था
और अपनी पहली पत्नी और बेटी की ओर देखता तक नहीं था। रुक्मणी उन दोनों माँ बेटी को नौकरानी की तरह रखती थी। वहीं रुक्मणी की बेटी कंचन सिमरन जितनी तो सुंदर नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह ही घमंडी और लालची थी। एक दिन कंचन आईने के सामने बैठकर अपनी पायल पहनने के लिए देख रही थी कि तभी वहाँ पर सिमरन साफ सफाई करने कमरे में आ जाती है और कंचन को पायल पहनते देख खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह कंचन, कितनी सुंदर पायल है ये। मुझे भी एक जोड़ी पायल दो ना, मैं भी पायल पहनना चाहती हूँ। चल हट, दूर हट भिखारन कहीं की। मुझे अपनी कोई भी चीज तुझे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेशक मैं उसे कूड़ेदान में फेंकना पसंद करूंगी, लेकिन तुझे कभी भी नहीं दूंगी, समझी? जा यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कर। तभी वहाँ पर रुक्मणी आई और बोली, अरे क्या हुआ मेरी प्रिंसेस बेटी को? तुम इतने गुस्से में क्यों हो मेरी बच्ची? देखो ना माँ, ये नौकरानी जब देखो मेरी चीजों पर बुरी नजर डालती रहती है। आज मुझसे ये मेरी पायल मांग रही है। क्यों रे भिखारन, तूने और तेरी माँ ने हमारी नाक में दम क्यों कर रखा है? पायल पहनने का ज्यादा ही शौक है तो जाकर अपनी माँ को पैसे कमाने के लिए बोल। यहाँ तेरे बाप ने पैसों की कोई फैक्ट्री नहीं खोल रखी है, समझी? आप कौन सा कमा कर लाती हो? आपको तो सारे पैसे मेरे पिताजी ही देते हैं। उन पैसों पर तो हमारा भी हक है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। हमारे ही घर में रहकर हम पर ही अत्याचार कर रही हो। देखो तो माँ, कैसे कैंची की तरह आपसे जुबान लड़ा रही है, इस घर की नौकरानी होकर। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही नौकरानी कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? माँ, आप चुपचाप सुनती रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? ये लड़की हम दोनों की कितनी बेइज्जती कर रही है। इतने में रुक्मणी सिमरन को खींचकर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कर और जाकर घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से गुल हो जा। समझ गई ना नौकरानी की लड़की? चली थी हमारी बराबरी करने। अपनी औकात मत भूल, धिक्कारन कहीं की। कंचन की ये बात सुनते ही सिमरन को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कंचन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी फूल जैसी बेटी को धक्का दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। इतना कहकर रुक्मणी ने पास रखा डंडा हाथों में उठा लिया। ये देख सिमरन घर से बाहर की ओर भागने लगी। अरे भागती कहाँ है? ठहर जा, मुझसे बचकर जाएगी कहाँ? वापस तो इसी घर में आएगी ना। देख, आज अगर मैंने तेरी हड्डी पसली ना तोड़ी तो मेरा नाम भी रुक्मणी नहीं। वहीं दूसरी ओर भागते भागते सिमरन एक घने जंगल में पहुंच गई। हे ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं घर वापस गई तो सौतेली माँ मेरी खूब पिटाई करेंगी, पर माँ के बगैर मैं अकेले कैसे रहूंगी? वो दोनों मिलकर मेरी पापा पर बहुत अत्याचार करेंगी। ये कहते हुए सिमरन रोने लगी। तभी उसके रोने की आवाज जंगल से गुजर रही माया नाम की एक चुड़ैल ने सुन ली। अरे लगता है ये बच्ची किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर माया चुड़ैल अपने जादुई झाड़ू से उड़ते हुए सिमरन के पास जा पहुंची। सिमरन अचानक उस डरावनी चुड़ैल को अपने सामने देखकर घबरा गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। घबराओ नहीं बच्ची, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करने आई हैं चुड़ैल जी? हाँ बेटी, बताओ मुझे, आखिर तुम क्यों रो रही थी? रोते हुए सिमरन ने माया चुड़ैल को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर चुड़ैल ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है। ये कहते हुए माया चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते वो लोग दो जादुई सोने और चांदी की पायल की नदी के पास प्रकट हो गए। ऐसा अनोखा नजारा देखकर सिमरन दंग रह गई। तब वो चुड़ैल बोली, तुम इतना हैरान मत हो सिमरन, ये दो जादुई सोने और चांदी की पायल की नदी है। एक नदी में सोने की पायल और दूसरी नदी में चांदी की पायल है। इतना बोलकर माया चुड़ैल उन दोनों नदियों से एक जोड़ी सोने और एक जोड़ी चांदी की पायल देते हुए बोली, सिमरन, ये सोने और चांदी की पायल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम इन पायलों का इस्तेमाल सिर्फ दिन में ही करना, क्योंकि रात में अगर तुम इन पायलों का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा। और हाँ, इन पायलों का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर माया चुड़ैल सिमरन को उस जंगल में छोड़कर
वहाँ से गायब हो गई। सिमरन जादुई सोने और चांदी की पायल पाकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह, इन जादुई पायल को देकर चुड़ैल जी ने मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। क्यों ना मैं इस सोने चांदी की पायल से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगू। उसके इतना कहते ही एक सुंदर सा घर वहाँ पर प्रकट हो गया। ये देखकर सिमरन खुशी से झूम उठी। अब मैं और मेरी माँ इस घर में रहेंगे और हमें अब किसी का भी अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। इतना बोलकर सिमरन खुश होते हुए अपनी पायल उस जादुई घर में रखकर अपनी माँ सुनीता को लेने वापस घर लौटी और अपनी माँ को पुकारते हुए बोली, माँ कहाँ है आप? चलिए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे माँ। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। माँ चलिए यहाँ से, अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तभी वहाँ पर रुक्मणी और उसकी बेटी कंचन भी आ गई। अच्छा, तो तू आ ही गई महारानी। तेरी इस घर में अब कोई भी जगह नहीं है। चल निकल जा इस घर से। इस नर्क में रहना ही कौन चाहता है, जहाँ खुद का घर होते हुए भी हमें नौकरानी की तरह रखा जाए। हम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चलो माँ। इतना कहकर सिमरन अपनी माँ सुनीता को लेकर घर छोड़कर वहाँ से चली गई। तभी सुनीता बोली, ये तूने क्या किया बिटिया? अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कम से कम हमारे सिर छुपाने के लिए छत तो थी। अब तो हमारे पास वो भी नहीं रही। अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बस मेरे साथ चलो। ये कहते हुए सिमरन अपनी माँ सुनीता को अपने नए घर के पास ले गई। अरे बिटिया, ये घर कितना सुंदर है, पर ये घर है किसका? माँ ये हमारा घर है, यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। सिमरन जादुई सोने और चांदी की पायल के बारे में सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर सुनीता भी बहुत खुश होती है। और अब दोनों माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी रहने लगी। साथ ही दोनों माँ बेटी जादुई सोने और चांदी की पायल की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी करने लगी। अब सिमरन भी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।